हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज का जो वीडियो है, आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारे 7वें अध्याय जिसका नाम है सर्वांग समता, और आज करेंगे उसका एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हां, यह रिवीजन क्यों जरूरी होता है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसके अंदर हम पूरे चैप्टर के अंदर घूम के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करके अपने एग्जाम्स को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर आए। चलिए सबसे पहले हम यहां पे कुछ आकृतियां लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हम लोग सर्वांग समता को बहुत अच्छे से समझा सके। भाई सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीज जो दिखने में है ना, जो लेंथ में, हाइट में, साइज में जो मतलब एक जैसी दिखे, वो होती है सर्वांग समता। जैसे मान के चलिए ये दो बॉल हैं, इन दो बॉल को अगर मैं इस एक बॉल को एक बॉल के ऊपर रखूं तो ये बॉल पहले वाली बॉल को ढक लेगी। मतलब क्यों ढक लेगी? क्योंकि ये पूरी तरह से इसके जैसी है। तो यही तो सर्वांग समता होती है। अगर इस ब्लेड को मैं इस ब्लेड के ऊपर रख दूंगा तो नीचे वाली ब्लेड दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। क्यों? क्योंकि ये साइज में बिल्कुल एक जैसी है। जैसे बिस्किट होता है, आप लोगों ने बिस्किट खाए होंगे। अब बिस्किट गोल भी होते हैं, बिस्किट इस आकृति के भी होते हैं। तो आपने देखा होगा जब बिस्किट का पैकेट आप खरीदते हो तो उसके अंदर बहुत सारे बिस्किट होते हैं, पर बिस्किट का पैकेट आपको कैसा दिखता है? बिल्कुल सारे बिस्कुट एक बहुत अच्छी तरह से अरेंज। क्यों? क्योंकि वो सेम साइज की, सेम लेंथ के वो एक मशीनों द्वारा कटते हैं ताकि वो बिल्कुल पैकेट उसका बहुत अच्छे से बन जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो जो वस्तुएं पैकेट के अंदर होती है और जब आप उनको बाहर निकालते हो ना तो वो बिल्कुल आपको ऐसी ही लगेंगी जैसे कि हर साइज एक। जैसे आप लोगों की जैम्स की गोली खाई होगी आप सब जगह बचपन में, बड़ी बेहतरीन लगती है। आपने देखा होगा जब जैम्स की गोली आप निकालते हो, जब एक गोली निकालोगे रहती है वो कलरफुल, लेकिन वो सारे साइज की एक जैसी होती है। वो आपकी सर्वांग समता का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। जी हां, क्योंकि जब आप उस गोली को निकालते हो तो आपको वो सारी छोटी 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 गोलियां बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है ना। तो ये सर्वांग समता का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो आप सर्वांग समता के ले सकते हो। आप जो कॉपी पढ़ते हो, जैसे हम मैथ्स की कॉपी, आप मैथ्स की बुक ले लो, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी जो 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास तो है, आप अपनी फ्रेंड की एक और ले लो, एक और फ्रेंड की ले लो, और जब आप उस बुक को एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना तो आप अपनी बुक को देखोगे तो आपकी बुक दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप एक के ऊपर रखोगे तो सारी बुकें एक दूसरी बुक को ढक लेंगी, ठीक है ना। हां, अगर जैसे और बड़ी साइज की बुक लगा दिया तो वो नहीं ढक पाएगा ना, तो वो सर्वांग समता का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना कि भाई सर्वांग समता का मतलब ये होता है कोई दो आकृति ऐसी जो बिल्कुल अपने आप में एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हो, वो हो जाती है सर्वांग समता। मतलब एक सीधी सी भाषा में मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। आप देखिए सर्वांग समता जो होती है ना, वो अगर हम मैथ्स में चले जाएं, मैथ्स में चले, ये तो खैर ठीक था, ये हमारी एक डेली जिंदगी में जो आने वाली चीजें थी वो सर्वांग समता का उदाहरण था। आप लोग और भी उदाहरण देख सकते हो, या तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लाया। अब जैसे हम सर्वांग समता को मैथ्स में ले आते हैं तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं रेखाखंड। अब रेखाखंड सर्वांग सम कैसे होते हैं? अब रेखाखंड सर्वांग सम ऐसे होते हैं कि भाई अगर दो रेखाखंड सर्वांग सम हैं तो वो कैसे हैं? अगर उनकी लंबाइयां समान हो। क्या हो? जैसे मान के चलिए ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो दो रेखाखंड सर्वांग सम जब ही होते हैं जब उनकी लंबाइयां समान हो, ठीक है ना। तो हम लोग लिख भी सकते हैं कि दो रेखाखंड ठीक है आपस में सर्वांग सम तब होते हैं जब उनकी लंबाइयां समान हो, ठीक है। मतलब
अगर दोनों की लंबाई समान होगी तो वो सर्वांग सम होंगे। तो यहां पे रेखाखंड है, अगर इस रेखा को उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूं तो क्या पीछे वाली रेखा दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। तो यही हमारा जो सर्वांग सम है यही कहता है। अब आती है कोण में सर्वांग समता। अब भाई कोण में सर्वांग समता क्या होती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। कोणों में सर्वांग समता, तो कोणों में सर्वांग समता, सर्वांग समता, तो कोणों में सर्वांग समता क्या होती है? मान के चलिए ये कोण है और ये कोण है। अब आप मुझे थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि कोणों में सर्वांग समता कैसे होगी। जी हां, अगर ये दोनों कोण 60-60 डिग्री के हो गए तो ये सर्वांग सम हो गए। जी हां, ये दोनों कोण अगर 60-60 डिग्री के हो गए तो ये सर्वांग सम हो गए। तो मतलब कोणों की जो माप है वो बराबर होगी तभी वो सर्वांग सम होंगे। आया समझ में? कोणों की माप अगर बराबर होगी तो वो सर्वांग सम होंगे। तो यहां पे जो डेफिनेशन है वो यही कह रही है कि भाई कोणों की माप जो होगी वो बराबर होगी तो कोण भी क्या होंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अब आता है मेन टॉपिक जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिभुजों में सर्वांग समता। चलिए अब हम उसको पढ़ते हैं, त्रिभुजों में सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध। अब देखिए त्रिभुज जो सर्वांग सम होते हैं ना वो किस किस कंडीशन में होते हैं? जब उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जब एक भुजा, एक कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो। मतलब यह हो जाता है भुजा, भुजा और भुजा, यहां हो जाता है भुजा, कोण, भुजा, ठीक है। और यह कहलाता है कोण, भुजा, कोण, और यह कहलाता है आपका RHS, मतलब समकोण, कर्ण, भुजा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा सर्वांग समता त्रिभुजों के अंदर किस तरह से होती है। या तो देखो त्रिभुज जो होता है ना वो क्या होता है, त्रिभुजों को बताना हो तो त्रिभुजों के अंदर या तो आप उनके तीनों भुजाएं बराबर बता दो, या आप भुजा कोण भुजा मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर बता दो, या फिर भुजा कोण भुजा कोण या तो दो भुजा एक कोण बराबर बता दो। तो यहां पर अगर आप लोग, या फिर एक समकोण के लिए यूज होता है, जानते हो जो 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज। यहां पर जब उसके बारे में हम लोग बता दें तो ये सारी जो सर्वांग समता है ये त्रिभुज को सर्वांग सम बताती हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनका जो निशान होता है ना वो ऐसा होता है। त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उनका निशान ऐसा होता है। सर्वांग सम का निशान मतलब उल्टा S, ठीक है ना। ये सर्वांग सम का निशान होता है। जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो ये उनका निशान होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रिपल एस सर्वांग समता, जिसको कहते हैं साइड साइड साइड। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आते हैं। अब ये जो सर्वांग समता है ये सर्वांग समता क्यों होती है, कैसे लगती है, आइए उसको देखते हैं। सर्वांग समता के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, दो त्रिभुज दिए रहेंगे। उन दोनों त्रिभुजों में जैसे आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में आपने देखा होगा कि ये वाली भुजा 3.5 है तो ये वाली भुजा 3.5 है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। आपने देखा होगा कि यहां पर त्रिभुज की तीनों भुजा अगले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, चलिए अभी भी आप ये मत देखिएगा, अभी मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले दो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में सबसे पहले आपको कौन सी भुजा दिख रही है, AB, जो किसके बराबर है, PR के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद AC किसके बराबर है, QR के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगला बार BC जो किसके बराबर है, PQ के। क्यों बराबर है, 7.1 सेंटीमीटर है। अब जब ये भुजा
ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों ही भुजा जब आपस में बराबर है तो जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर के। हो जाएगा सर्विसिंग। कौन सी सर्वांग समता से? इसको बोलेंगे साइड 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से। ये ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका ये होता है। और हम आप अब यहां पर ये भी देख लीजिए कि ये भी सेम ऐसे ही किया हुआ है कि भाई ये जो त्रिभुज है ये 3.5 है दोनों भुजा, ये है आपकी 7.1 और ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। तीनों क्या है? भुजा भुजा भुजा, जो कि मैंने आपको बताई तीनों भुजा भुजा भुजा। तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तब वहां पर भुजा 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 प्रतिबंध लग जाता है, जिससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं। और उसके बाद आपको लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे त्रिभुज की सर्वांग सम की भुजा 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 नियम भी कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला जो रूल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अब अगले रूल पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला रूल। अगला रूल है हमारा, जिसको कहते हैं हम लोग साइड एंगल साइड, जिसको कहते हैं हम लोग किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा और एक कोण अगले त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है? भुजा कोण भुजा। चलिए आइए देखते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे। ये है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दोनों दिख रहे हैं आपको त्रिभुज। सबसे पहले आपको देखिए त्रिभुज एबी की जो भुजा है वो त्रिभुज क्यूआर के बराबर है। देखो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो एबी किसके बराबर हो गया? एबी बराबर हो गया क्यूआर के। चलिए अगला, अब एक कोण ले लो, त्रिभुज कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर है कोण, यहां पे 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ये हो गई हमारी भुजा। ठीक है, भुजा एबीसी बराबर है किसके? पीक्यूआर के। कितना है? 50 डिग्री। ये क्या हो गया? हमारा कोण हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो बीसी है वो किसके बराबर है? वो है पीक्यू के। कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये भी क्या हो गया? भुजा। देखिए भुजा कोण भुजा, तो ये दोनों त्रिभुज जो हो गए हमारे एबीसी, वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पीक्यूआर के। कौन से प्रतिबंध से? ये हो गया आपका भुजा मतलब साइड एंगल साइड प्रतिबंध से, ये हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर ये हमने तीनों चीजें, ये देखिए सारे तीनों चीजें हमने करी, और तीनों चीजें हमने करने के बाद यहां पर हमने उसको सॉल्व किया। और वो कैसे हुआ ये आपके सामने है कि BC इज टू PQ, ये तीनों भुजा कोण भुजा, ये रही भुजा, ये रहा कोण, ये रही भुजा, और यहां पर ये क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए, और हमारा ये प्रतिबंध लग गया, और ये अच्छे से हमें आ भी गया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा भुजा कोण भुजा, मतलब एक भुजा एक कोण एक भुजा कैसे दूसरे त्रिभुज से हमने बराबर करी। तो यहां पर आपके सामने है, ज्यादातर त्रिभुजों में हमें इस माप से नहीं देते हैं। जैसे आपके सामने तो ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो याद रखना, हमें एक लाइन दूसरे की लाइन के बराबर, ये 2 लाइन दूसरे की लाइन के बराबर, और ये 3 लाइन तीसरी लाइन के बराबर, हमें वो लाइन के सहारे, मतलब ऐसे डैश के द्वारा कि भाई ये लाइन इसके बराबर, ये 2 डैश इस 2 डैश के बराबर, ये 3 डैश ये 3 डैश के बराबर, ये हमें ऐसा दिया रहता है। माप नहीं दी रहती है ज्यादातर। ठीक है, और अगर कोण दिए रहते हैं तो कोण ऐसा दिया रहेगा कि भाई ये कोण है तो ये कोण, अगर ये ऐसा एक ही त्रिभुज में 2 कोण बताना है तो ऐसे दूसरे से ऐसा बताएंगे, और अगर तीसरा बताना है तो ऐसे तीसरे से तीसरा बताएंगे। ठीक है ना, मतलब हर तरीके से आपको बताएंगे, पर माप बहुत कम दी जाती है। ठीक है ना, तो यह हमारा हो गया ये त्रिभुज। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या समझते हैं? अगला दिया है एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा और कोण। इसका मतलब ये होता है कि किसी त्रिभुज की 2 कोण और एक भुजा, 2 कोण और एक भुजा
किसी अगले त्रिभुज की दो कोण एक भुजा के बराबर है तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। आपको यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, यहां पर मैं एक पॉइंट रख देता हूं, और यहां पर एक चीज मिसिंग है, ये है 3, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं यहां पे त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOD में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के। अब आप पूछेंगे कैसे हुआ, आप समझ जाएंगे, ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर जब कोण बनते हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एक कोण हो गया, एक भुजा कौन सी हो गई, AC बराबर BD, AC बराबर BD कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा है ये। एक कोण और दिख रहा है आपको, देखो ये 70 और वो भी 70, ठीक है ना। हम लिखेंगे एंगल ACO बराबर है एंगल BDO के कितना है, 70। इसको भी लिख लो कोण, ठीक है, इसको भी लिख लो कोण। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज BOD के, कौन सी, एंगल, साइड एंगल प्रतिबंध से। ये हो गया है ना। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई ये रहा हमारा, जो मैंने आपको करके दिखाया यहां पर, तो यहां पर तीनों चीजें करी, और यहां पर साइड एंगल साइड से ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया साइड, हमने पढ़ लिया साइड एंगल साइड, अब हमने पढ़ लिया एंगल साइड एंगल। तीनों चीजें हमने पढ़ ली। तीनों चीजें पढ़ने के बाद हमने देखा कि भाई दोनों त्रिभुजों को अगर हमको सर्वांग सम करना है तो कौन कौन से प्रतिबंध यहां पे हम लोग करेंगे, जो कि हम लोगों ने यहां पर करे हैं। एक प्रतिबंध और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझना भी जरूरी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रतिबंध पे। यह हमारा समकोण त्रिभुज, जिसको कहते हैं RHS सर्वांग समता। अब RHS सर्वांग समता का मतलब यह होता है कि समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता कैसे लगती है। देखिए, सर्वांग समता में समकोण त्रिभुज में सबसे पहले रूल होता है RHS। अब RHS का मतलब क्या होता है, अगर आपको दो त्रिभुज को RHS से प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप देखो कि दोनों त्रिभुजों में समकोण होना चाहिए। दोनों त्रिभुजों में क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरा, उनके कर्ण बराबर होना चाहिए। तीसरा, एक कोई सी भुजा वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें ये 90 है तो ये भी 90 है, ये कर्ण 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये कर्ण, ये एक भुजा 3 सेंटीमीटर तो ये भुजा 3 सेंटीमीटर, और ये कर्ण 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो यहां पर RHS जो है वो बिल्कुल काम कर जाता है। चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज PRQ तथा त्रिभुज या त्रिभुज RPQ ले लो, RPQ ये सही लिखेगा, RPQ तथा त्रिभुज ABC में सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले 90। देखो, कोण RPQ बराबर है कोण ABC के। ये देखिए, ये 90 है तो ये भी 90 है, 90, ठीक है। ये हो गया हमारा कोण, समकोण, ठीक है। ये हो गया समकोण, जिसको हम कहते हैं R से, ठीक है ना। उसके बाद कर्ण, ये वाला कर्ण, मतलब RQ बराबर है AC के, कितना है,
8 सेंटीमीटर, जिसको कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना। उसके बाद एक भुजा, यहां पे है आरपी बराबर है, आरपी बराबर है ए बी के, कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये क्या है भुजा, और भुजा को कहते हैं साइड, तो ये रहा आरएचएस। तो जिससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, तो त्रिभुज आरपीक्यू सर्वांग सम हो गए त्रिभुज एबीसी, कौन से, आरएचएस प्रतिबंध से। तो बहुत इजी प्रतिबंध है ना। हमने जो जो प्रतिबंध यहां पे पढ़े हैं मैंने आपको सब बता दिए। हमने पढ़ा है एसएसएस, हमने पढ़ा है एसएएस, हमने पढ़ा है एएसए, और ये है आरएचएस। ठीक है, ये हमने सारे प्रतिबंध पढ़ लिए। सारे प्रतिबंध पढ़ने के बाद यहां पर हमने देखा कि कब कौन सा प्रतिबंध कैसे यूज होगा और किसको लगाने का क्या तरीका है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन से चालू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसको हमको लेना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले दिया है समकोण त्रिभुज आरएचएस सर्वांग समता नियम, जो मैंने बता दिया है आप लोगों को। सर्वांग समता नियम ये होता है ना। चलिए यहां पर है, यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सुमेलन एबीसी पीक्यूआर है के अंतर्गत सर्वांग सम है, तो एबीसी के वे भाग लिखिए निम्न के संगत हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कैसे बताएं कि दो आकृतियों में सर्वांग समता कैसे बताएं। तो उसके लिए एक काम करो, जैसे मान के चलो आपको नहीं दिया, तो जैसे ये लिखा हुआ है एबीसी और पीक्यूआर, तो एबीसी में जैसे जैसे ये दिया हुआ है वैसे वैसे आप उसको सर्वांग सम बता सकते हो। जैसे एंगल पी जो है, एंगल पी है वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और एक भुजा आरपी है, एक भुजा आरपी है वो हो जाएगी एसी के, ये। ठीक है ना। अगर मैं बताऊं आपको डायग्राम बनाकर, तो ये देखिए डायग्राम है आपका, ये हो जाएगा मेरा एबीसी और ये है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। तो देखिए यहां पर आपका जो ए है, एंगल पी जो है, एंगल पी किसके बराबर हो गया, एंगल पी बराबर हो गया आर के, है ना। उसके बाद एंगल क्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के बराबर हो गया, तो आपने उसको ऐसे बता दिया। और उसके बाद जो भुजा है हमारी कौन सी, आरपी, आरपी किसके बराबर हो गया, आरपी मेरे बराबर हो गई आपके एसी के। ये देखिए सारी चीजें आपके सामने मैंने बना के दिखाई हैं। मैंने क्या बोला, अगर आपको ये नहीं दिया जाता है, क्या, अगर आप लोगों को दिया नहीं जाता है डायग्राम, तो आप लोग इससे भी आप बता सकते हो कि ये सुमेलन कैसे हुआ, या ये कैसे जो है हमारा समरूपता को मैंने इसको सर्वांग सम कैसे बताया। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर हमें दिया है वास्तव जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो यहां पर मैंने बता दिया आपको कि भाई एक तो ये हो सकता है फुटबॉल का, एक होता है ब्लेड का, और एक हो जाता है बिस्किट का। ये हमारे सर्वांग समता के बेस्ट उदाहरण है। सर्वांग समता में बता ही चुका हूं कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ऐसी आकृति जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो, आकार में और साइज में, आकार में या फिर लेंथ में, सभी चीजें में एक हो, तो वो सर्वांग सम होती है। जैसे मतलब अगर मैं उनको एक के ऊपर एक रख दूं तो वो दूसरी चीज को ढाक ले, तो यहां वो सर्वांग सम है। तो यहां पर सर्वांग सम का मतलब आप अपनी लाइफ में से और भी एग्जाम्पल ला सकते हो, जैसा कि मैंने यहां बताया। तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि सुमेलन एबीसी और एफईडी के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है, एफईडी थे, त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। चलिए सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहां पर त्रिभुज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने बताया कि मैं इसके सहारे भी बता सकता हूं कि वो सर्वांग सम कैसे हुए। देखिए सबसे पहले मैं कोण को बताता हूं, ठीक है ना। जैसे एंगल ए है वो है एंगल एफ के, एंगल बी है वो है ई के, है ना, एंगल सी है वो है डी के। तो ये तो हो गए कोण के। अगर मैं भुजाओं की बात करूं
अगर मैं भुजा की बात करूं तो जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, एफ ई के। ठीक है, जो बी सी है वो हो जाएगी ई डी के। संगत संगत भुजाएं, संगत कोण है, संगत भुजाएं, हम लिखो संगत कोण, संगत कोण और ये संगत भुजा। ठीक है, उसके बाद जो AC जो है ये A और C किसके बराबर हो जाएगा, FD के। तो AC हो जाएगा FD के। तो यहां पर अगर आप त्रिभुज से बनाना हो तो त्रिभुज से भी बता दीजिए। ये रहा त्रिभुज, तो ये है A, ये है A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R, ये FED है ना। तो ये है हमारा FED। तो जब मैंने कोण बताए थे तो कोण A बराबर F था, तो देखो ये सिंगल लगा है तो ये सिंगल, उसके बाद B बराबर E, तो ये B पे 2 लगे हैं तो इस पे मैंने 2 लगा दिए, और ऐसे C पे 3 लगे हैं तो इस पे मैंने 3 लगा दिए। ठीक है, और जैसे भुजा है AB, तो AB किसके बराबर है, FE के। वैसे ही BC जो है वो BC किसके बराबर है, ED के। और बाकी जो AC जो है वो किसके बराबर है, वो है FD के। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जो त्रिभुज हैं वो किसके कोण से कैसे बराबर हुए और भुजाओं से कैसे बराबर हुए, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब आप लोग उसको देख के बहुत अच्छे से जान सकेंगे कि भाई इनको कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है कि यदि त्रिभुज DEF और BCA हो तो सर्वांग सम है, तो BCD के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। मतलब यहां पर DEF और BCA समांतर, मतलब क्या है, सर्वांग सम है। तो BCA के संगत वो भाग लीजिए जो इनको सर्वांग सम करते हैं। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, यहां पर मैं वो सर्वांग सम के लिए जो चीजें आने वाली हैं, तो मैं यहां पे 2 त्रिभुज बना देता हूं समझाने के लिए। ये मेरा है ABC और यहां पर है मेरा कौन सा, BCA। ठीक है ना, यहां पर है BCA। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि जब मेरे पास त्रिभुज नहीं है तो मैं बिना देखे भी बता सकता हूं, है ना। जैसे यहां पे E की बात हो रही है तो यहां किसके सर्वांग सम भाग कौन सा हो जाएगा, मतलब संगत भाग ये हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि EF किसके हो सकता है, जल्दी से बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर एंगल E जो है वो C के हो गया। वैसे ही जो EF भुजा है, EF भुजा वो हो जाएगी CA के बराबर। ठीक है, वो एंगल F जो है वो हो जाएगा, देखिए एंगल F जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, A के। और जो भुजा DF है, जो भुजा DF है, DF वो किसके हो जाएगा, BA के बराबर। ठीक है ना। अब हम चाहें तो इसको डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं, कैसे, चलिए ये 2 त्रिभुज ले लिए। ये हो गया मेरा ABC, A, B और C, और मैंने ले लिया अगला जो त्रिभुज है वो ले लिया मैंने DEF। चलिए यहां पर ले लेता हूं BCA, चलो BCA ले लो। ये है B, ये C और ये A, और यहां ले लिया मैंने DEF। तो ये ले लिया मैंने D, E और F। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर जो था एंगल E के संगत था एंगल C, तो एंगल E के संगत था एंगल C। ठीक है, उसके बाद जो EF भुजा है, EF भुजा वो किसके हो गया, CA के, तो ये हो गया CA के। उसके बाद एंगल F जो है, ये एंगल F जो है वो एंगल किसके हो गया, एंगल A के हो गया। उसके बाद जो भुजा DF है, जो भुजा DF है वो किसके हो गया, BA के। तो आपको डायग्राम से क्लियर समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने कैसे यहां पर उसको परफॉर्म किया, और जो उसके संगत भुजाएं थी या संगत कोण थे उसको हमने कैसे लिया। तो मैंने आपको कैसे बताया, जब हमें डायग्राम नहीं दिया हो तो बिना डायग्राम के भी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर मैंने आपको समझाया। ठीक है, वैसे तो अच्छा है डायग्राम बना लो, और जैसे नहीं भी बना पाओ तो यहां पर आप आराम से देख के बना सकते हो कि कौन किसके संगत है। यहां पे D है B के संगत, E है C के संगत और F है A के संगत। ठीक है, मतलब आप ऐसे चलो कि जो D है वो A के, जो E है वो C के, जो F है वो A के। ये कोणों के संगत की बात कर रहा हूं।
और अगर मैं बात करूं भुजा की, तो जो डी भुजा है वो बीसी के संगत है, ठीक है, और जो ईएफ भुजा है वो सीए के संगत है, और डीएफ भुजा है वो बीसी के संगत है, ये ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बिना डायग्राम देखे भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें दिया है त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर में AB बराबर 3.5 सारे दिया हुआ है। जांच कीजिए कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, यदि हां तो सुमेलन संबंधों को सांकेतिक रूप में लिखिए। चलिए सांकेतिक रूप में लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल में, सबसे पहले जो त्रिभुज दिए रहते हैं ना, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में सबसे पहले मैं यहां पे जो त्रिभुज है, आप सबसे पहले देखो कौन सी भुजा लेना चाह रहे हो, तो त्रिभुज AB बराबर है PR के, ठीक है ना। देखिए AB बराबर PR, AB बराबर PR कितना है 3.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है भुजा है। चलिए उसके बाद क्या है, AC बराबर RQ, ठीक है, AC बराबर RQ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है भुजा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है अगला, BC बराबर है PQ कितना है 7.1, ये भी क्या है भुजा है। क्लियरली आप देख रहे हैं भुजा भुजा भुजा, ठीक है। इसके सारे क्या है, ये सुमेलन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज PQR के, तो ये हो जाएगा भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। आपको भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, और यहां पर मैंने बताया था कि समझने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे मान के चलिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक लाइन है तो ये भी एक लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है तो यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है तो यहाँ पे भी 3 लाइन है। बहुत अच्छे से आपने इसको परफॉर्म किया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोग भी इसी परफॉर्म का यूज करिए, ऐसे ही आप इसको बनाइए, और अपने जो सुमेलन है उनको बताने का जो तरीका है उनको आप ऐसे ही करिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है कि 2 त्रिभुजों के कुछ भागों को निम्न माप दी गई है। ऐसे सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अथवा नहीं। यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो सांकेतिक रूप में लिखिए। यहां पर हमें 2 त्रिभुज दिए हुए ABC है ना, मतलब हमें एक एक करके, एक तो ये त्रिभुज है, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं और ये दोनों हैं, ठीक है। और इन त्रिभुजों की एक कच्ची आकृति बनाकर हमें बताना है कि भाई ये दोनों सर्वांग सम है, ये दोनों हैं कि ये दोनों हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आगे इनके डायग्राम बने हुए हैं, हम उनकी बात करते हैं। ये रहे इनके डायग्राम। सबसे पहले यहां पर हमें जो आकृति 7.20, ये 7.21 है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है आकृति। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें दी हुई हैं, तो हम लोग एक रफ आकृति पे जाते हैं, और उस रफ आकृति पे बनाने के बाद हम देखते हैं कि भाई ABC और DEF यहाँ पर हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 50। तो यहाँ पर हो गया 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 50। तो पहले जो दिया हुआ है यहाँ पर हमें पहले 2 आकृति दी हुई हैं, और इनको कैसे सॉल्व करना है हम लोग उनको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा पहले वाली आकृति की। तो चलिए एक बार आप लोग देखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनको करने का तरीका क्या होगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम जरा एक बार उसको अच्छे से देखते हैं। हमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल B बराबर 50 है। मतलब AB, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए हम लोग एक रफ आकृति बनाते हैं। तो रफ आकृति में ये हमारा है सबसे पहले ABC, ये हमारा ABC, ये है A, ये B और ये C। और ऐसी मेरे पास आकृति बनेगी DEF की, ठीक है, ये आकृति बनेगी DEF की।
तो ये हमारा है, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। ठीक है, अब उसमें यहां पर मुझे लिखना है 7 5, ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 5, ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 5 और एंगल बी बराबर है 50। ठीक है, और यहां पर लेना है डी बराबर 5 और ई एफ बराबर 7, डी बराबर 5, डी एफ बराबर है 7 और एंगल ई बराबर 50, एंगल ई बराबर 50। चलिए ये ले लिया। अब सबसे पहले जो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। अब देखिए यहां पर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा डी ई, कितना 5 सेंटीमीटर। यह है भुजा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ए बी बराबर नहीं, ए बी बराबर डी एफ। ठीक है, ए बी बराबर डी एफ, ए बी बराबर डी एफ। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखेंगे, उसके बाद यहां पे लिखेंगे बी सी बराबर डी ई, बी सी बराबर डी ई। ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये है 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, भुजा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी ई एफ के, डी एफ के कितना है 50, जिसको हम कहेंगे कोण। तो ये हो जाएगा भुजा कोण भुजा से ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के काय से, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से। तो ये तो हो गया भाई। मतलब मैं कहूंगा कि भाई ये जो दोनों है ना, वो दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, ये हो गया सर्वांग सम, सर्वांग सम है। ठीक है ना, भुजा कोण भुजा से। अब करते हैं सेकंड वाले से। क्या सेकंड वाले में ए बी सी और हमें जो डी एफ की सब माप बदलना पड़ेगी। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले और यहां पर इनकी जो माप है उनको बदलते हैं और डायग्राम तो यही बने रहने देते हैं। इनके अंदर के कोण जो है वो चेंज हो जाएंगे और देखते हैं क्या ये सर्वांग सम है। तो चलिए सबसे पहले अब इनकी जो माप है उसको चेंज करते हैं। यहां पर ए बी बराबर दिया है 4.5 और ए सी दिया है 4। ए बी बराबर 4.5 और ये दिया है 4 और यहां पे एंगल जो है, एंगल ए दिया है 60। चलिए और अब उसकी बात करते हैं। तो मुझे दिया है डी 4 और एफ डी 4.5, डी दिया है 4 और ये दिया है 4.5 और एंगल कितने पे दिया है, एंगल डी दिया है 555। चलिए सबसे पहले आते हैं त्रिभुज। ये हो गया, हम लिखेंगे ए बी बराबर डी एफ कितना है 4.5 सेंटीमीटर, जो हो गई भुजा। ठीक है, उसके बाद ए सी बराबर हो जाएगा ई डी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गई भुजा। ठीक है, भुजा भुजा हो गई। अब अगर मैं कोण की बात करता हूं तो कोण बी ए सी और कोण बराबर नहीं है कोण ई डी एफ के, ईडीएफ के। आप खुद ही देख रहे हैं ये 60 है और ये 55 है, तो ये दोनों ही कोण अलग अलग हैं। अब जब दोनों कोण अलग अलग हो गए तो क्या हो गए भाई, ये सर्वांग सम नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे कि भाई ये जो दोनों है ना वो सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, क्या है, सर्वांग सम, सर्वांग सम नहीं है। ठीक है ना। अब आते हैं अपने इसकी बारी, BC 6 AC 4।
चलिए BC 6, AC 4, और जो कोण दिया है वो दिया है 35B। अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं DEF की, तो यहां पे DF 4 और EF 6, DF 4 और EF 6 सेंटीमीटर, और जो कोण दिया है वो कोण दिया है E 35, E दिया है 35। चलिए अब इसको देखते हैं। वैसे देखने में अब ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि भाई ये 35, ये 35, ये 4, वो 4 और ये 6, ये 6, तो वो तो होना ही चाहिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है। तो हम लिखेंगे AB बराबर DE, ओ सॉरी AB बराबर, AB तो है ही नहीं, यहां लिखते हैं BC बराबर EF, कितना है 6 सेंटीमीटर, यह है भुजा, ठीक है ना। उसके बाद AC बराबर DF, AC बराबर DF कितना है 4 सेंटीमीटर, यह है भुजा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद एंगल ABC बराबर है एंगल DEF के, कितनी है 35, जो है कोण। तो अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF के कौन से भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से। तो देखा आप लोगों ने कैसे भुजा कोण भुजा लगाकर हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मतलब कब कहां कौन सी कंडीशन कैसे होती है, यहां पर हम उसको कैसे बदलते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि भाई ये क्या है, ये सर्वांग सम नहीं है, पर ये क्या है सर्वांग सम है। हम लिखेंगे सर्वांग सम है। अब जैसे कभी जनरली आपसे पूछे तो आप यहां पे समझ जाओ कैसे, जैसे आपको कभी पूछेंगे तो आप लोग बिना डायग्राम बना के भी देख सकते हो। भाई AB 7 है तो यहां पे ये भी 7 है, ये BC 5 है तो ये भी 5 है, और कोण 50 है तो यहां भी 50 है। तो क्लियर लिख सकते हो हाँ भाई ये सर्वांग सम है, ठीक है। क्लियर लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये सर्वांग सम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 35 है और वहां पे यहाँ पे ये 60 है और वहां पे 50 है, तो भाई सर्वांग सम नहीं हो सकते। क्लियरली समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये 35 है तो यहाँ पे भी 35 है, तो ये सर्वांग सम हो गए, ठीक है ना। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है, देख के ही समझ में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज AB बराबर AC और AD जो BAC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि ये जो है ये इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो त्रिभुज ABC और ADC में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए, और ये जो है कारण दीजिए कि ये कैसे हुआ, और एंगल B बराबर एंगल C ये भी कारण दीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम त्रिभुज, हल पे आते हैं। हम लिखते हैं हल और पहले की बात करते हैं। हम लिखते हैं त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है ना। आप देखिए सबसे पहले AB बराबर AC जो कि दिया हुआ है, AB बराबर AC जो कि दिया है, ठीक है ना। अब यहां पर जब AB बराबर AC दिया हुआ है, अब आपने देखा होगा कि यहां पर BAD एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CAD के, एंगल CAD ये भी दिया हुआ है, समद्विभाजक है, ठीक है। और दोनों के लिए AD बराबर AD क्या है, उभयनिष्ठ है। AD बराबर क्या है, AD
उभयनिष्ठ, जिससे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ADC के, किससे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। पहला वाला तो हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे में हमसे पूछा है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड प्रतिबंध से। ठीक है, अब आती है तीसरे की बात। तीसरे में क्या लिखेंगे, तीसरे में लिखते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C। तो हम इसको लिखेंगे कि भाई त्रिभुज के, जब त्रिभुज के सभी मतलब सभी कह सकते हैं कि जब त्रिभुज के सभी कोण या भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, तो क्या हो जाता है, जिसको हम कहते हैं CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जब त्रिभुज के सभी हिस्से है ना, सभी हिस्से आपस में क्या है, बराबर है। मतलब बराबर मतलब क्या है, जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग मतलब कहते हैं ना सर्वांग सम है, तो जिससे क्या हो जाएगा, B बराबर C भी हो जाएगा। हम कहेंगे सर्वांग सम त्रिभुज सर्वांग समता से प्रतिबंध से, त्रिभुज सर्वांग समता प्रतिबंध से। अब त्रिभुज सर्वांग समता प्रतिबंध क्या होता है, मतलब जिसको हम CPCT भी कह सकते हैं। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज के सभी संगत भाग जो दूसरे त्रिभुजों के भाग के बराबर हो या सर्वांग सम हो, तो वो क्या कहलाता है, CPCT कहलाता है। जिससे क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर C हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को त्रिभुज के सर्वांग समता प्रतिबंध से, तो हम इसको CPCT भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CPCT, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज के सभी, मतलब त्रिभुज के सभी भाग जो दूसरे त्रिभुज के भाग के संगत हो, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, CPCT वहां लग जाता है। तो यहां पर उनसे ये हो गया, जो कि हमने खत्म कर लिया। चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि क्या आप SAS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज AOC सर्वांग सम है BOD के। जी हां, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOD में। ठीक है, त्रिभुज AOC तथा BOD में आपने देखा है सबसे पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये बना रहा है जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर कोण बनते हैं। ये कोण आपस में बराबर होता है, एक अधिक कोण बनता है और एक न्यून कोण बढ़ता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज में एंगल AOC बराबर होगा BOD के शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये हो गया एक कोण। एक भुजा AC बराबर BD, AC बराबर क्या हो गया BD, जो कि कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो दिया हुआ है। उसके बाद एक कोण एक और दिया हुआ है, एंगल ACO बराबर है एंगल BDO के कितना है 70। ठीक है, तो अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहां पर कि कोण भुजा कोण प्रतिबंध से। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज AOC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज BOD के।
ठीक है, कौन से, ये हो गया कोण भुजा कोण, मतलब कोण भुजा कोण प्रतिबंध से। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कोण भुजा कोण प्रतिबंध, कोण भुजा कोण प्रतिबंध। तो ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, मतलब वो हो गए, सर्वांग सम हो गए। ठीक है ना। तो यहां पर बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चनों को बता सकते हैं, अगर हमें रूल्स रेगुलेशन पता हो, सारी चीजें अगर हमें पता हो तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर किया है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है कि त्रिभुजों के युग्म के कुछ भागों के निम्न माप दिए गए हैं, आरएचएस सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि क्या ये त्रिभुज युग्म सर्वांग सम है या नहीं। सर्वांग सम त्रिभुजों की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिए। हमें यहाँ पर दो त्रिभुज दिए, एक ये दिया एक ये दिया, एक और दो, यहां पर भी एक और दो त्रिभुज दिए हुए। अब मुझे ये बताना है कि ये सर्वांग सम है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर इनकी दोनों की आकृतियां मुझे दी हुई है ना। अब आकृतियां हमें जो दी हुई हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ये इसके सर्वांग सम है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले की, पहले वाले की बात करते हैं, मतलब इस वाले की। ठीक है, ये ए है हमारा, ये बी है। ठीक है, ये देख रहा होगा आप लोग, यहां पर भी ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है। वो तो डायग्राम हमें दिए हुए हैं, लेकिन ये क्या है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ए वाले की। तो हम बात करेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज आरपीक्यू, त्रिभुज आरपीक्यू में देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यहां पर ए बी सी बराबर है आर पी क्यू के, है ना। यहां पर एंगल ए बी सी जो बराबर है वो कितना है, आर पी क्यू के, आर पी क्यू के कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद, है ना, उसके बाद आर क्यू जो है, आर क्यू जो है मतलब ये क्या है, समकोण है, मतलब ये क्या है, आर है। ठीक है, समकोण। उसके बाद आर क्यू जो है वो ए सी के बराबर, मतलब ए सी बराबर कितना हो गया, आर क्यू हो गया, ए सी बराबर आर क्यू हो गया, जो कितना है 8 सेंटीमीटर, जिसको कहेंगे हम हाइपोटेनस, जिसका मतलब होता है कर्ण। ठीक है ना। उसके बाद एक भुजा ले लो आर पी बराबर, मतलब ए बी बराबर आर पी, ए बी बराबर आर पी, जिसको हम लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी एक भुजा। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू के, कौन सी कांग्रेंसी से, आर एच एस प्रतिबंध से, आर एच एस प्रतिबंध से। ठीक है ना। मतलब यहां पर हमारा जो समकोण त्रिभुज बनाया वो ये बनाया, ये समकोण त्रिभुज है ना, जो जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ये होता है हमारा कर्ण, जिसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जो कि ये भी 8 है और ये भी 8 है। उसके बाद ए बी बराबर आर पी, तो ए बी बराबर आर पी, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये कितनी साइड हो गई, तो आर एच एस। तो यहां पर आर एच एस से क्या हो गया, ये कांग्रेंसी हो गई, और ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब नीचे वाले की बात करते हैं। तो नीचे वाले में हम लोग बात करते हैं, तो देखिए चलिए नीचे वाला स्टार्ट करते हैं। नीचे वाले में मैं त्रिभुज लेता हूं एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर, पीक्यूआर में हम अब इन दोनों की बात कर रहे हैं, इनको मुझे सर्वांग सम बताना है। तो ए सी ए या बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलिए ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, मतलब ये हो गया समकोण। ठीक है, क्योंकि कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। लिख लीजिए भाई, क्यों हुआ ये इक्वल, क्योंकि 90 डिग्री है। कितना है ये, 90 डिग्री, इसको ले लेंगे आर।
ठीक है। उसके बाद BC जो है वो बराबर नहीं है RP के या PR के, मतलब हमारा कर्ण बराबर नहीं आया है, क्योंकि ये है 9 और वो है 8। हमारी CA बराबर QP तो है, CA बराबर QP तो है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, मतलब ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है PQR के। ठीक है। अब हम लोग अपने ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्योंकि हमारी कर्ण की हाइट यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कर्ण की हाइट यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है। अगर मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दूं पीछे जाकर, तो मैं लिखूंगा कि हमारा फर्स्ट में तो कॉन्ग्रुएंसी है और दूसरे में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन होता है खत्म। चलिए आगे आने से पहले एक बार देख लेते हैं, आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है। सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से आई हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं आगे क्वेश्चन और क्या दिए हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे यदि AC बराबर DF। अब हमें यह बताना है कि अगर तीनों साइड अगर बराबर हैं तो मैं यहां पे कौन सा प्रतिबंध लगाऊंगा और कौन से प्रतिबंध के बाद मैं यहां पर दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बता दूंगा। मतलब यहां पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो हैं, पर मैंने इन दोनों में से क्या यूज किया यहां पे मुझे वो बताना है। देखिए यहां पर AC बराबर क्या है, AC बराबर DF है। ठीक है। AB बराबर DE है और BC बराबर EF है। तो यहां पर मैंने क्या लगाया, यहां पर मैंने लगाया कि जब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, इस त्रिभुज में जब AC बराबर DF है भुजा और AB बराबर DE है, ये भी क्या है भुजा, और BC बराबर EF है, ये भी क्या है भुजा। तो भुजा 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 क्या लगाया, भुजा भुजा भुजा, जिससे क्या होगा ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज DEF के, ये हो गए भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 प्रतिबंध से। ये हो गया हमारा आंसर। और भुजा 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 कैसे लगा, कैसे सॉल्व किया, ये आपको यहां पे पता ही है। जब तीनों भुजा मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे संगत जो भुजाएं हैं उसके बराबर है, तो हम लोग यहां कहेंगे कि यहां पे भुजा 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 आराम से यहां पर लग गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बार आप आओ देख लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है निम्न में आप कौन सा सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे यदि ZX बराबर RP, RQ बराबर ZY और एंगल RPQ बराबर है XYZ के। मतलब क्या बोला है, जो ZX है वो किसके बराबर हो रहा है, RP के। उसके बाद RQ जो है वो किसके बराबर हो रहा है, ZY के। और जो एंगल PRQ है वो है XYZ के, ये इसके। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज PRQ तथा त्रिभुज XYZ में हमें दिया है ZX बराबर RP, जो कि क्या है भुजा। ठीक है। हमें यहां पे कोण भी दिया हुआ है, एंगल PRQ बराबर है एंगल XYZ के, ये है कोण। और एक भुजा और दी है, हमें दी है RQ बराबर ZY, ये है भुजा। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा भुजा कोण भुजा से, मतलब ये त्रिभुज PRQ सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के, जिसको बोलेंगे हम भुजा
कोण भुजा प्रतिबंध से। भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, जो कि क्या दिया था, है ना, जिसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड प्रतिबंध से। ठीक है ना, हो गया सही। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्न में आप कौन सा सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे, दिया है यहां पर। देखिए यहां पर हमें क्लियरली देख सकते हैं, यह हमारी भुजा, यह भुजा, सॉरी यह कोण और यह भुजा। ठीक है, तो यहां पर वो समझ में आ रहा है कि भाई ये जो त्रिभुज है कि हमारा एंगल एल एम ए सर्वांग सम है त्रिभुज GFH। ये हो गया है हमारा एंगल साइड एंगल प्रतिबंध से, जिसको हम लोग कहते हैं कोण भुजा कोण भुजा कोण प्रतिबंध से। ठीक है, यहां पर ये हो गया। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MLN मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है, FGH के, ये वाला। ठीक है ना, उसके बाद NML ये वाला कोण किसके बराबर है, ये वाला कोण है GFH के, GF और H के। और जो भुजा है ML, ये वाली भुजा ML, ये किसके बराबर है, FG के, ये FG के बराबर हो गए। तो यहां पर ये दोनों कैसे प्रूव हुआ, किस तरह से हमने इसको प्रूव किया, ये आपके सामने है। और यहां पर हम लोगों ने कैसे कोण भुजा कोण को हमने कैसे डिफाइन किया, ये भी सब आपके सामने है। तो अगर आपके सामने प्रतिबंध आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से बता भी सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर निम्न में से कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां पर हमें दिया है, क्लियरली दिख रहा है कि ये जो EB बराबर DB है, EB बराबर DB है, ये हमारा कर्ण का काम कर रही है। तो ये हमारा हो जाएगा R। ठीक है, उसके बाद EB बराबर BC, ये EB बराबर जो BC है ये एक भुजा है। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस, जिसको हम कहेंगे कर्ण। ये है भुजा और ये समकोण। तो ये प्रूफ कैसे हुआ, RHS से। RHS के लिए होना क्या चाहिए, RHS के लिए होना चाहिए कि कोण समकोण होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, एक जो हमारा दो कर्ण है वो दोनों में बराबर होना चाहिए और एक भुजा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पर अच्छे से कि भाई ये हुआ कैसे। तो चलिए यहां पर जो है EB और DB है, तो यहां पे देखिए ये EB और ये DB ये कर्ण है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हमने EB और DB ये कर्ण हो गए। उसके बाद ये जो भुजा है, कौन सी भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये भी भुजा है, तो ये भी भुजा हो गई। और जो समकोण कौन सा बना रहा है, ये कोण और ये कोण, ये समकोण बना रहा है। तो ये सामने आपके लिखा है कि एंगल A बराबर एंगल C, तो हम लिखेंगे RHS, मतलब RHS प्रतिबंध सर्वांग समता से। तो ये क्या हो गया, RHS सर्वांग समता से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो कुछ चीजों के शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं, अपने तरीके से समझाते हुए बता सकते हैं, तो उसको भी हम लोग यहां पर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। हमें दिया है आप ART और PEN दर्शाना चाहते हैं। यदि आप SSS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने के लिए आवश्यकता है कि AR किसके बराबर बताएंगे, है ना, RT किसके बराबर बताएंगे और AT किसके बराबर बताएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों के सर्वांग समता के जितने भी प्रतिबंध होते हैं, मतलब जितनी भी इसकी जो यहां पर जो प्रतिबंध यूज होंगे, मतलब क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेंगे, उसको हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ART तथा त्रिभुज PEN में,
ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो भुजा है ए आर किसके बराबर हो जाएगा, पीई के, ठीक है ना। तो ए आर जो है ए में, इसकी बात कर रहा हूं, ए आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पीई के। बी में आर टी जो है, आर टी ये किसके बराबर हो जाएगा, ई एन के। चलिए ये हो गया ई एन के। और जो सी है जो है ए टी, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एन के। किसके, पी एन के। तो यहां पर मैंने ना लिख के एबीसी को ऐसे बता दिया कि भाई कौन किसके, आप ऐसा भी लिख लो, ये हो गया पी, ये हो गया ई एन और ये हो गया पी एन। तो ये यहां पर हम प्रतिबंध का यूज करेंगे, जो कि हमारा प्रतिबंध कहलाता है ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। तो ये इसकी साइड, इसकी साइड, मतलब ये साइड, इसकी साइड, ये साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। तो हमने जो तीनों बताए वो आपके सामने है, जो कि हमारा अच्छे से हमने उसको डिफाइन किया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर दिया है, यदि आप एस एस प्रतिबंध का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको आर टी किसके बराबर बताना पड़ेगा और पी एन किसके बराबर बताना पड़ेगा। चूंकि हमें टी और एन, ये टी और एन ये तो हमें बताया हुआ है, तो यहां पर मुझे बताना है कि आर टी और पी एन आपको किसके बराबर बताना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए आर टी तथा त्रिभुज पीई एन में, ठीक है ना, इसमें। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मुझे जो है आर टी, जो है आर टी किसके बराबर बताना है, ई एन के। तो आर टी किसके बराबर है, ई एन, आर टी बराबर ई एन, एंगल टी बराबर एंगल एन, ये तो मुझे दिया ही हुआ है। और उसके बाद हमें एक साइड और बताना है पी एन। तो पी एन किसके बराबर बताना है, पी एन मुझे बताना है ए टी के। पी एन किसके बराबर हो जाएगा, ए टी के। तो हो जाएगा पी एन बराबर ए टी। तो अब ये हो गया, इसके जो प्रतिबंध है वो मैंने लिख दिए, जिससे क्या हो गया, जिसकी जरूरत थी वो भी लिख दिया, जिससे क्या हो, कौन सी प्रतिबंध यहां पे बताते हैं, साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये साइड थी, ये एंगल था और ये साइड थी। तो हमारा ये हो गया प्रूफ, जो कि हमने कर लिया। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी करना है। आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बताना है, यदि ए आर टी और पी एन दर्शाना चाहते हैं तो दिया गया है कि ए टी बराबर पी एन है, मतलब ए टी बराबर पी एन मुझे दिया हुआ है, ए टी बराबर मुझे पी एन दिया हुआ है। अब ऐसे इस प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी, मतलब दो एंगल बताना है और एक साइड बताना है, जिसमें से एक साइड मेरे को पता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं त्रिभुज ए आर टी तथा त्रिभुज पीई एन में, ए आर टी और पीई एन में, ठीक है ना। अब ए आर टी और पीई एन में क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे, हमें दिया है ए टी बराबर पी एन, ये तो मुझे दिया ही हुआ है, ये भुजा तो दी हुई है, ठीक है, एक तो दिया हुआ। अब उसके बाद यहां पर एक कोण ले लो, जैसे मान के चलो आपने ये वाला कोण ले लिया, एक ये वाला, तो मैं इसको लिखूंगा एंगल ए आर टी, एंगल ए आर टी बराबर है एंगल पीई एन के। ये हो गया कोण। और एक एंगल एक और ले लो, ये वाला, कि भाई एंगल आर ए टी, एंगल आर ए टी बराबर है एंगल ई पी एन के। ये हो गया, तो हो गया एंगल साइड एंगल से, तो जिससे ये क्या हो गया, त्रिभुज ए आर टी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज पीई एन के, जो कि क्या है, एंगल साइड एंगल, जिसको कहेंगे भुजा कोण, भुजा कोण। कोण भुजा कोण प्रतिबंध से। ठीक है ना। तो यहां पर
हमसे जो जो क्वेश्चन पूछे उनका हम बहुत अच्छे से जवाब कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहली बात तो हमें सारे प्रतिबंध है वो बहुत अच्छे से याद है। प्रतिबंध अगर अच्छे से याद होते हैं तो हम लोग क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और उसको हमें किस तरह से करना है। अब हमें यहां पर दिया हुआ है सबसे पहले कि एंगल ए बराबर 30, एंगल बी बराबर 40, एंगल सी बराबर, मतलब हमें यहां पर एंगल ए बी सी की भी वही माप है और एंगल पी क्यू आर की भी वही माप है। क्या विद्यार्थी कहता है, एक विद्यार्थी कहता है कि ए सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों सर्वांग सम है, क्या यह कथन सत्य है, क्यों या क्यों नहीं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल में लिखेंगे, है ना, यह कथन गलत है क्योंकि एंगल है ना, एंगल सर्वांग समता प्रतिबंध नहीं होता है, यदि किसी त्रिभुज के, है ना, संगत कोण यदि बराबर हों तो भी वह आकार में बराबर नहीं होंगे। तो यहां पर ये रीजन देना था मुझे कि भाई एंगल नाम की कोई प्रतिबंध तो होता ही नहीं है। और अगर किसी त्रिभुज में अगर उसके संगत कोण अगर बराबर भी हो, है ना, अगर संगत कोण बराबर भी हो जाए तब भी वो त्रिभुज क्या होगा, वो त्रिभुज का जो आकार होगा ना वो बड़ा छोटा होगा। इसलिए ये प्रतिबंध ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें तो केवल हमें रीजन देना था। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं रिवीजन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन अभी रह गए हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कथन को पूरा करिए। अब ये कथन को पूरा करने के लिए मुझे ये बताना है कि एंगल BCA किसके सर्वांग सम होगा। अब सबसे पहले मुझे यहां पर आपको देखकर क्या दिख रहा है, यहां पर आपको देख के क्या दिख रहा है कि यहां पर एंगल BCA तो दिया हुआ है। अब BCA तो दिया हुआ है तो यहां पर मैं कौन सा त्रिभुज ले लूं? तो चलिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर लूं कि देखिए अगर ये भुजा और ये भुजा के मैं बराबर लेता हूं तो ये हो जाएगा BC बराबर BT, ठीक है। उसके बाद BCAB, एंगल CAB बराबर हो जाएगा TBA के, एंगल TBA के, ठीक है। और यहां पर जो दोनों हैं AB बराबर AB, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज BCA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BTA के, जिसको हम कहेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो पहले लिख सकते हो त्रिभुज BCA तथा त्रिभुज BTA में, ऐसा भी ले सकते हो। तो BC बराबर BT, ये हो जाएगी भुजा, ये हो जाएगा कोण और ये हो गई भुजा। तो देखा आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमने कैसे इसको एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने के बाद ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन करी।
चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी और कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी रिवीजन में रह गए हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कथन को पूरा कीजिए। अब आपको यह देख के क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अभी हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सोच के बताइए कि क्या। तो देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कथन को पूरा करना है, मतलब ये किसके सर्वांग सम होगा। तो देखिए मैं आपको इसको पूरा कैसे कैसे करते हैं, इसका करने का क्या तरीका होता है अभी हम देखते हैं, और उसके बाद बस आपको करना क्या है, वैसी की वैसी प्रोसेस को फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पर जब भी हमें सर्वांग सम बताना होता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज QRS तथा त्रिभुज QPT में, ठीक है ना, QPT में। अब देखिए यहां पर सबसे पहली बात आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो हम लोग बता सकते हैं। कौन कौन सी चीजें, तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं कौन कौन सी चीजें, जैसे ये हो गया आपका एंगल QRS बराबर है एंगल QPT के, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज क्या है, हमें दी हुई है, दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक भुजा ले लो, जैसे हमने ले लिया PT बराबर QR, तो हमने ले लिया यहां पर PT बराबर QR, ये भी क्या है, दिया है, जो कि क्या है, भुजा है, ये भुजा है, ये कोण है, ठीक है। अब आप एक कोण और दिख रहा है, PTQ, एंगल PTQ बराबर है एंगल RQS के, एंगल RQS के, ये भी क्या है, कोण है। अब देखिए यहां पर जल्दी से बताओ बच्चों, यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर हम लोग क्या बना सकते हैं, कौन सा प्रतिबंध यहां यूज हो रहा है। तो देखिए यहां पर हम बता रहे हैं कि त्रिभुज QRS सर्वांग सम हो गए त्रिभुज QPT के, है ना, QPT के कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल, है ना, सर्वांग सम प्रतिबंध से। चलिए तो यहां पर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व, और उसके बाद यहां पर हमने एंगल साइड एंगल को हमने यूज किया। इसके अलावा भी यहां पर आप लोग और भी रूल यूज कर सकते थे, जी हां यहां पर आप और भी रूल यूज कर सकते थे, लेकिन मुझे यहां जो लगा वो मैंने यूज किया। यहां पर हम लोग कहेंगे कि यहां पर हमारा त्रिभुज QRS सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज QPT के। देखिए यहां पर P और यहां पर R ये दोनों सेम एंगल हैं, इसलिए मैंने इनको लिया। तो देखा कितना इजी है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, आप लोग भी अच्छे से देख लीजिए कि एक क्वेश्चन में क्या किया है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करना है हमें एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बताइए कि त्रिभुज सर्वांगसम हो। सबसे पहले बताना है त्रिभुज सर्वांगसम हो, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज सर्वांगसम हो। तो सबसे पहले हम यहां पे दो त्रिभुज बनाते हैं। तो दो त्रिभुज बना लिए, ये हो गया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ये हो गया आपका ABC, और त्रिभुज हो गया आपका PQR, और कौन सा हो गया, PQ और R। ये हो गया आपका त्रिभुज ABC और दूसरा हो गया आपका त्रिभुज PQR। चलिए अब त्रिभुज ABC और PQR में यहां पर हम बताएंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमें यहां पर हिंट दिए हुए कि इनका परिमाप के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं कि ये वाली भुजा के बराबर है, AB बराबर है PQ, ठीक है, AC बराबर है PR, AC बराबर है PR, और BC बराबर है QR के, BC बराबर है QR के।
देखिए यहां पर ये दोनों त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, और अगर मैं देखूं कि भुजा 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 से इनके परिमाप भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो चलिए यहां पर क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, किससे हो जाएगा ये, साइड 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 प्रतिबंध से, साइड 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 प्रतिबंध से। चलिए अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम ना हो पर यहां पर दिया है कि उनके क्षेत्रफल बराबर हो, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, अब यहां पर ये तो हो गया भाई, पहली वाली शर्त तो हो गई कि भाई ये त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर है, इनके परिवार इनके मतलब जो परिमाप भी बराबर है, और ये त्रिभुज क्या हो गया, ट्रिपल है सर्वांग सम से, ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज सर्वांग सम ना हो पर वो उनके क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो। तो चलिए ऐसो के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं कि ये वाला त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बनाते हैं और एक ये त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए ये है हमारा ABC है ना, और यहां पर हमारा जो त्रिभुज है वो है PQR। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मान के चलिए ये 5 है, और ये जो हाइट है ये मान के चलिए ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर इस त्रिभुज को ऐसा कर दूं, ठीक है, और इसे कर्ण को थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक है, कर्ण को थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो ये कितना है, इसकी हाइट ये भी 5 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर सबसे पहले ये जो त्रिभुज है इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। इनके क्षेत्रफल बराबर क्यों होंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 बेस कितना आपका 4 और हाइट कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 20। और यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 20। देखिए यहां पर ये जो त्रिभुज है यहां पर दोनों के क्या है, यहां पर दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। लेकिन अगर मैं कर्ण की बात करूं, यहां पे मैं कर्ण की बात करूं, तो यहां पर जो कर्ण है मेरा, यहां पर जो मेरा कर्ण है, यहां पर मान के चलिए ये मेरा कर्ण 3 है, तो यहां पे मेरा कर्ण 4 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पर जो त्रिभुज ABC जो हो जाएगा ना, त्रिभुज ABC वो सर्वांग सम नहीं होगा त्रिभुज किसके, PQR के, ठीक है, वो सर्वांग सम नहीं होगा PQR के, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पर हमारा जो है परिमाप बराबर नहीं है, और परिमाप बराबर नहीं है, और क्या है, यहां पर हमारी कर्ण की लंबाई क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर हम इसका क्या हो जाएगा, इसका जो परिमाप भी बराबर नहीं होगा, और ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। मैं क्या करूंगा, कर्ण की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर नहीं होंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, AB इक्वल नहीं हो जाएगा PQ के, AB इक्वल नहीं है PQ के, अतः यह त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, अतः यह त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है आकृति में एक सर्वांग सम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बनाइए कि त्रिभुज ABC PQR सर्वांग सम हो जाएं, और आपने किस प्रतिबंध का उपयोग किया। तो चलिए सबसे पहले आपको त्रिभुज में देख के क्या लग रहा है, बताओ बच्चों, फटाक से त्रिभुज में देख के क्या बता सकते हो, कौन सा नियम है जिसमें आप इसको प्रूफ कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम में देख के आपको क्लियर नजर आ जाना चाहिए। तो चलिए बताओ बच्चों, बिल्कुल अच्छे से बताओगे, बिल्कुल भी गलत बताया तो फिर देखना छड़ी लेके पीछे खड़ा हुआ हूं, वो आपको डराने के लिए नहीं, केवल आपसे बोलने के लिए कि जल्दी करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल। यहां पे करते हैं हम लोग त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में सबसे पहले हमारा ये कोण ABC बराबर है कोण RQP के, किसके,
आर क्यू पी के, ये लिख दिया आर क्यू पी के। उसके बाद यहां पर कोण ए सी बी बराबर है, ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद कोण ए सी बी बराबर है ना, कोण ए सी बी बराबर है कोण पी क्यू आर पी या पी आर क्यू के दिया है। अब यहां पर एक भुजा ले लो, BC बराबर क्यू आर, ठीक है ना, BC बराबर क्यू आर भुजा, ठीक है। अब यहां पर कौन सा प्रतिबंध लगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के कौन से प्रतिबंध से, हम बताएंगे, है ना, हम बताएंगे एंगल साइड एंगल प्रतिबंध से, एंगल साइड एंगल प्रतिबंध से। ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए मतलब क्या हुआ, हमसे जो बोला था कि आप कौन से प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे, तो भैया हमने एंगल साइड एंगल प्रतिबंध का यूज किया और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रतिबंध यूज करेंगे, वो प्रतिबंध कैसे यूज होते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां दिया है चर्चा कीजिए कि क्यों ABC समांतर है FED के, चर्चा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED में, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED में। देखिए यहां पर एंगल ABC बराबर है एंगल FED के, कितना है 90। चलिए एक कोण और ले लीजिए, क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर है कोण DFE के, ये भी क्या है कोण, और एक भुजा और दिए BC इज टू DE, ये है भुजा दिया हुआ है, तो बस देरी किस बात की, अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED के कौन से प्रतिबंध से, एंगल साइड एंगल प्रतिबंध से। तो बस यहां हो गया हमारा एंगल साइड एंगल प्रतिबंध से, और उसके बाद हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म, और यहां पे हमारा वन शॉट रिवीजन भी खत्म होता है। तो बस देरी किस बात की, फटाफट कर लो, और उसके बाद यहां पर आप लोग उन रिवीजन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करोगे जो रिवीजन क्वेश्चन हम लोग को यहां पर मैंने करवाए हैं। जल्दी प्रैक्टिस करना, कहीं मत जाना, और फटाफट अपने रिवीजन को कंप्लीट कर लेना। बट आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, कैसे आप हम पहुंच सकते हैं, छोटे स्टेप्स करना है और आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले जाओ गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लो। जब आप लोग टाइप कर लेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, यहां पर, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो फ्री एजुकेशन देता है। यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको अपनी पढ़ाई करना है। जैसे ही जब आप लोग इंटर करोगे तो आप देखोगे हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे आप लोगों को दिखेगा यहां पर क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th, जैसे हम लोग 7th की बात कर रहे हैं, मैथ्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग पहुंच जाओगे मैथ्स के पर्टिकुलरली विंडो पे, जहां पर मैथ्स में पढ़ाए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं या जितने भी अध्याय वो सारे आपको क्लियरली दिखाई देंगे। करना क्या है, जो पढ़ना है फटाक से क्लिक करो, बस आपके सामने एक बहुत अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ, गुड कंटेंट के साथ हम लोग बिल्कुल आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, जवाब हम देंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।